हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फर्स्ट एड से रिलेटेड चैप्टर में बात करेंगे बेसिक सीपीआर। एक्चुअली प्राथमिक चिकित्सा में जो सीपीआर है, बेसिक सीपीआर या बुनियादी सीपीआर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, ये किस लिए होता है, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और सभी को आना भी चाहिए। बेसिक सीपीआर क्या होता है और कैसे करते हैं। ये बेसिकली जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या सांस नहीं ले रहा होता है या उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सीपीआर दी जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें सीपीआर का मतलब, तो सीपीआर है ना, 3 वर्ड से मिलकर बना है। सी मीन्स कार्डियो, पी मीन्स पल्मोनरी, आर मीन्स रिसस्टेशन एंड तो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशनेशन इसका मतलब होता है। अब क्या होता है इसमें, ये किस लिए किया जाता है, तो सीपीआर मेनली जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फिर से बहाल करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या हो कि सांस आने लगती है व्यक्ति की। इसमें क्या होता है, इसकी छाती को बिना कंप्रेस्ड किए दबाव दिया जाता है, जिससे कि फिर से उसकी सांस आने लगे। प्राथमिक चिकित्सा में मतलब फर्स्ट एड में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसका बिल्कुल अलग ही वीडियो बनाया है। और इसका ज्ञान सभी जो फर्स्ट एडर हैं, प्राथमिक चिकित्सक हैं, उनको होना अति आवश्यक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, यदि कोई घायल व्यक्ति है जिसे सांस लेने में कठिनाई हो या सांस लेने की स्थिति में नहीं है, अगर उसे जीवन प्रदान करना है तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रॉब्लम है तो उसका वायु मार्ग, मतलब जहाँ से सांस लेते हैं नाक के थ्रू, तो उसको देख लें वो अच्छे से साफ़ है या नहीं, है ना। उसका वायु मार्ग साफ़ किया जाता है और उसके बाद ही उसे सीपीआर दिया जाता है। यदि छाती पर दबाव देने यानी सीपीआर करने के बाद भी सांस नहीं चलता तो मुंह के द्वारा आर्टिफिशियल सांस दिया जाता है, मतलब आर्टिफिशियली रेस्पायर किया जाता है। यदि कोई प्राथमिक चिकित्सक अप्रशिक्षित है या कम प्रशिक्षित है तो इलाज करते समय उसे केवल कंप्रेशन सीपीआर करने को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, छाती पे एक दबाव दिया जाता है जिससे हार्ट और ब्रेन की जो ब्लड, हार्ट और ब्रेन में जो ब्लड की आपूर्ति है वो ठीक से हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर 1 वर्ष से कम बच्चे के लिए सांसों के साथ, मतलब उसका जो कंप्रेशन है ना, उसको ब्रीथ से दिया जाता है, सांसों के साथ कंप्रेशन दिया जाता है। अब बात आती है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स ऑफ बेसिक सीपीआर। तो सबसे पहला जो स्टेप है, ऑब्जर्व रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्व रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉन्शियसनेस में क्या होगा कि इसमें बेहोशी तब होती है जब कोई व्यक्ति अचानक तेज आवाज़ या दर्द जैसी उत्तेजनाओं का जवाब देने में असमर्थ होता है और ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। ठीक है, और एक व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए अधिक समय तक बेहोश भी हो सकता है, कभी कभी वह सांस लेना भी बंद कर सकता है, उसकी नब्ज भी ढीली हो सकती है। और आपात का ऐसी स्थिति जो मानी जाती है, ये मानी जाती है इमरजेंसी स्टेट। अगर ऐसी कंडीशन है तो मीन्स ये इमरजेंसी स्टेट है। इसके लिए तुरंत उपचार की मतलब प्राथमिक उपचार कर्ता को, उस व्यक्ति को तुरंत ही सीपीआर शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए।
ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉन्शियसनेस मीन्स इसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिक्रिया एवं चेतना का निरीक्षण। फिर दूसरा आता है AVPU स्केल। AVPU स्केल यह जो है ये अलर्टनेस मतलब सतर्कता, आवाज़ और अनरिस्पॉन्सिवनेस का प्रतीक होता है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक जो फर्स्ट एडर है, प्राथमिक उपचारकर्ता रोगी की प्रतिक्रिया को माप सकता है और उसकी चेतना के स्तर को दर्शाता है। यह घायल व्यक्ति की आँख खोल कर बोलने और हाथ पैर व शरीर की गति आदि प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। ये किस पे बेस्ड होता है, उसके आँखों के मूवमेंट पे, हाथ पैर आदि उनके मूवमेंट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट अलर्टनेस। अलर्टनेस यह देखना कि इसमें क्या होता है, यह देखना कि व्यक्ति पूरी तरह जाग रहा है या नहीं, आँख खोल रहा है, आवाज़ लगाने पर जवाब दे रहा है या नहीं, और उसके शरीर के अंगों में गति हो रही है या नहीं, ये अलर्टनेस में आता है। उसके बाद होता है रिस्पॉन्डिंग टू वॉइस। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट वाला वी रिस्पॉन्डिंग टू वॉइस। अलर्टनेस के बाद जो है एक पॉइंट आता है रिस्पॉन्डिंग टू वॉइस। तो इसमें क्या होता है, इसमें बात करते हैं तो व्यक्ति किसी ना किसी तरह जब हम उससे कुछ बात करेंगे वो या तो इशारों से प्रतिक्रिया करेगा या बोलकर प्रतिक्रिया करेगा या हाथ पैर हिलाकर प्रतिक्रिया करेगा, संकेत देगा। उसके बाद होता है पी रिस्पॉन्डिंग टू पेन। तो रिस्पॉन्डिंग टू पेन में क्या होता है, रोगी की जैसे दर्द वगैरह या फिंगर्स में क्या होती है, उसमें पेन के कारण उसके कारण क्या होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो उसमें रोगी दर्द की उत्तेजना किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद आती है यू अनरिस्पॉन्सिवनेस। अनरिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है, यदि रोगी 3 प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रतिक्रिया का उत्तर नहीं देता तो यह मतलब माना जाता है कि वो अचेतन है, मतलब उसको कोई होश नहीं है। उसके बाद आता है ऑब्जर्व द ब्रीथिंग, मतलब उसकी सांस की निरीक्षण, है ना, सांस का निरीक्षण। तो जो फर्स्ट एडर है, प्राथमिक उपचारकर्ता को सावधानी से श्वास का निरीक्षण करना चाहिए और उसके अगर उसमें सांस लेने के मार्ग में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या सांस, इससे क्या होता है कि उससे सांस रुक सकता है और कभी कभी सांस लेने के साथ साथ आवाज़ भी आती है। तो क्योंकि गले में जो मसल्स हैं उनका कंट्रोल कम हो जाता है, तो इससे क्या है, जो सांस लेने का रास्ता है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। इसमें इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उल्टी, है ना, खून दांत आदि वायु मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अब देखिए इसमें दिखा रखा है घायल व्यक्ति के सांस की जांच, जैसे हमने बताया किस तरह से करेंगे, है ना, इतने पास जाकर। उसके बाद इसके ये शिशु का दिखा रखा है, छोटे बच्चों का, कि कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे। और पल्स का निरीक्षण, मतलब हाथ में हम देखेंगे पल्स चल रही है नहीं, ज़्यादा धीमी चल रही है या तेज़ी के साथ, तो इस तरह से हम इसके पल्स का निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि क्या करें कि सबसे पहले जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, इसके वायु मार्ग की जांच करनी चाहिए। फिर बेहोश व्यक्ति के श्वास मार्ग को अनअवरोधित करने के लिए सांस लेने की जांच करें और उसे पीठ के बल, इसके लिए क्या करना चाहिए, पीठ के बल लिटाना चाहिए। यदि व्यक्ति बेहोश है तो पीठ के बल नहीं लेटा है तो उसे पीठ के बल लेटा दें। ठीक है। उसके बाद जो हताहत व्यक्ति है उसके पास में घुटने टेक कर बैठ जाएं। फिर एक हाथ व्यक्ति के माथे पर रखें, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक हाथ व्यक्ति के माथे पर रखें और पीछे की ओर झुकाएं। उसके
अपनी दोनों उंगलियों का प्रयोग करके उसकी जो चिन है ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाएं और जीभ आगे की ओर उठेगी और साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद आता है पीड़ित व्यक्ति के वायु मार्ग को खोलने के बाद जांचें कि क्या पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है। ऐसे करने के लिए उसे उसके गाल को और पीड़ित व्यक्ति के मुंह के सामने लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर दूर रखें। उसकी छाती को देखते हुए उसके पैरों की ओर देखें, नीचे से नीचे और उसके पैरों की ओर देखें। उसके बाद चाहे तो व्यक्ति की जो चेस्ट है उसके बीचों बीच अपना हाथ भी रख सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है यह देखें और पेट की हलचल देखें। सांस लेने की आवाज़ सुने, नाक या मुंह से निकलने वाली हवा को महसूस करें। यह कार्य 10 सेकंड से अधिक ना करें। यदि पीड़ित व्यक्ति की जो चेस्ट है अभी भी उठने में विफल हो रही है तो मान लें कि उसका जो एयर स्पेस है, वायु मार्ग है, वो पूरी तरह से खुला नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी वो अवरुद्ध है किसी कारण। तो उसे फिर से उठा करके उसे साफ करें और अपनी पहली 2 उंगलियों को साफ कपड़े या दस्ताने से ढक दें। मुंह गले के अंदर गोल गोल घुमाएं व साफ करें। श्वास को फिर से जांचें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जर्व दी पल्स। जैसे नीचे के डायग्राम्स में दिखाया गया है, पल्स का निरीक्षण करें। और इसमें क्या होता है, वो ये ऊपर के उसमें जो हमारा स्वर यंत्र है, गर्दन पर वॉइस बॉक्स है, उसके ऊपर 2 उंगलियां रखें और नसों के बीच खोखले हिस्से के ऊपर उंगलियों की शिखर को रखकर महसूस किया जा सकता है। नाड़ी का पता लगाने और महसूस करने की कोशिश में अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए हमें। और सीपीआर में क्या होता है कि नए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो सामान्य रूप से शायद तो तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। ऐसे में नाड़ी की जांच उतनी आवश्यक नहीं है। इसके बाद आता है जैसे इसमें लिखा है, ऑब्जर्व द पल्स, गिविंग चेस्ट कंप्रेशन एंड गिविंग रेस्क्यू ब्रीथ। चेस्ट कंप्रेशन में क्या होगा, जो हताहत व्यक्ति है उसको पीठ के बल लिटा लिया और उसको दूसरी हथेली नीचे की ओर, पहले हाथ के ऊपर की ओर, जैसे इसमें दिखा रखा है डायग्राम्स में देखिए, उसको लिटा लिया और दूसरी हथेली के नीचे भाग को अपने पहले हाथ के ऊपर रखेंगे। फिर व्यक्ति को अगर वो एडल्ट से कम है तो सीपीआर के लिए केवल एक हाथ का उपयोग करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें, है ना, दिख रहा है ना, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें और व्यक्ति की पसलियों पर दबाव ना डालें। पेट के हिस्से या ब्रेस्ट की हड्डी के नीचे सिरे की ओर ना दबाएं। सुनिश्चित करें अपने कंधे सीधे व्यक्ति की छाती मतलब चेस्ट के ऊपर ना हो, है ना, मतलब ये सुनिश्चित करें कि आपके कंधे जो है ना वो व्यक्ति की चेस्ट के ऊपर हो। और उसके बाद जो आर्म्स हैं उनको फैलाकर अधिकतम 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे की ओर धकेलें या दबाव बनाएं या छोड़ें। फिर उसके बाद कंप्रेशन और रिलीज सामान्य अवधि होनी चाहिए। हर बार जब आप नीचे दबाते हैं तो चेस्ट को फिर से ऊपर उठने दें। इससे हार्ट में जो ब्लड है वो प्रवाहित होने लगेगा। उसके बाद 100 कंप्रेशन पर मिनट की दर से एक बार में 30 टाइम्स छाती को कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि 1 मिनट में 120 से अधिक संकुचित नहीं करने चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है गिविंग रेस्क्यू ब्रीथ। जब चेस्ट को हम कंप्रेस्ड और रिलीज के बाद भी सांस नहीं स्टार्ट होती तो मुंह के द्वारा सांस दी जाती है। यदि प्राथमिक चिकित्सक किसी कारणवश सांस नहीं दे सकता या देना चाहता तो केवल छाती को ही कंप्रेस्ड करके, मतलब कितना कंप्रेस्ड करना है, पर मिनट 100 कंप्रेशन की दर से 5 से 6
सेंटीमीटर इतना गहरा होना चाहिए, है ना। और यही प्रोसेस जारी रखना चाहिए। एक जैसे इसमें है, ये डायग्राम देखिए, एक व्यक्ति के माथे पर हाथ रखें और उसके सिर को पीछे की ओर झुकाएं। अपना दूसरा हाथ जो उसकी चिन है, चिन की जो बोन है, बोन वाले हिस्से पर रखें और उसको चिन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। फिर व्यक्ति के माथे पर रखे एक हाथ से उसकी नाक को आगे की तरफ दबाएं या बंद करें। सामान्य सांस लें। अपना मुंह पूरी तरह से व्यक्ति के मुंह पर रखें और अपने होठों से सील करें। देखिए ये इस तरह से डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद शांति से अपने मुंह से हवा उस व्यक्ति के मुंह में 1 सेकंड के लिए छोड़ दें। फिर यह करते समय जांचें कि व्यक्ति की छाती जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ तो नहीं उठ रही। यदि नहीं उठती तो फिर से साफ वायु मार्ग की जांच करें और 30 चेस्ट कंप्रेशन की एक श्रृंखला शुरू करें। व्यक्ति के मुंह में फिर से हवा भरने की कोशिश करें। और इसमें क्या है, जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, सीपीआर की प्रोसेस थका देने वाली होती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों तो यह कार्य बारी बारी से करें और चेस्ट के कंप्रेशन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर 2 मिनट में बचावकर्ता को स्विच देना चाहिए, है ना। और यह प्रक्रिया दोहराते हुए लगातार चलती रहनी चाहिए। इसमें देखो नाक और मुंह को ये करते समय नाक और मुंह को मास्क से भी ढकें और उसके नोस्ट्रल्स भी बंद करके मुंह से तब सांस देते हैं। अब आता है कि अगर बच्चा 1 साल से कम का हो तो उसे 100 से 120 पर मिनट रेट की दर से 30 टाइम रिपीट करते हैं उसको। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर बच्चा भी सांस नहीं ले रहा है तो सीपीआर शुरू कर देनी चाहिए। और अपने हाथ की उंगलियों को शिशु की छाती के बीचों बीच रखकर उसके बेस्ट बोन पर रखें। तीसरी उंगली को हटा दें और शेष 2 उंगलियों से बच्चे की छाती को 1.5 इंच इतनी गहराई तक दबाएं और हथेली के आधार का बेस का प्रयोग ना करें। इसे कंप्रेशन को, जैसे इसमें लिखा है, 100 से 120 पर मिनट के रेट से 30 टाइम्स दिया जा सकता है। अपनी उंगलियों को चेस्ट से हटाए बिना दबाव को पूरी तरह रिलीज करें। फिर से दबाव के लिए पहले यह सुनिश्चित करें कि चेस्ट ऊपर उठ रही है या नहीं। यदि 1 साल से कम उम्र के बच्चे का बचाव सांस, मतलब आर्टिफिशियल ब्रीथ देनी है, जैसे ऊपर के डायग्राम में देखिए आर्टिफिशियल ब्रीथ देनी है तो कैसे करें, तो उसमें बच्चे के सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, मतलब चिन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। बच्चे की नाक और मुंह को अपने मुंह से ढकें। धीरे धीरे लंग्स में तब तक सांस भरें जब तक कि आप उसकी छाती को ऊपर उठता हुआ ना देखें। बचाव सांसों के बीच में रुककर हवा को वापस बाहर निकलने दें। बच्चे के जो लंग्स हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें भरने में एक पूरी सांस की तुलना में बहुत कम सांस लगती है। जांचें कि क्या बच्चे की जो चेस्ट है वो ऊपर उठ रही है, नहीं उठ रही तो उसके एयर स्पेस की जांच करें। अगर उसमें प्रॉब्लम है, रुका हुआ है, तो उसको साफ करें। बच्चे के मुंह में फिर से हवा भरने से पहले 30 चेस्ट कंप्रेशन की एक श्रृंखला शुरू करें। अगर कोई व्यक्ति से सांस लेना बंद कर दिया है, सीपीआर की ज़रूरत है, उसे हमेशा सीपीआर जारी रखते हुए जितना जल्दी हो सके निकट के अस्पताल में भर्ती करवाएं। तो थैंक यू।